तो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू क्यूज कॉलम। इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्टिकल 32 के बारे में। हमारे एक सब्सक्राइबर ने कहा है कि सर आर्टिकल 32 के बारे में आप पहले डिस्कशन कर दें, उसको पहले क्लियर कर दें। तो हम इस वीडियो में आर्टिकल 32 के बारे में बात करेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि इसके रिगार्डिंग जितनी भी कंफ्यूजन है उसको खत्म किया जाए। और अगर कोई भी क्वेश्चन आता है आर्टिकल 32 से रिलेटेड तो आप उसको क्लियरली और बहुत इजीली सॉल्व कर पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आर्टिकल 32 जो हमारा पार्ट 3 में, कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं उनको एक अलग ही लेवल का प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। जो नॉर्मल राइट्स हैं, अगर उसका वॉल्यूशन होता तो आप कहां जाएंगे? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाएंगे, ठीक है जी, सेशंस कोर्ट जाएंगे, फिर उसकी अपील जाएगी हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। लेकिन फंडामेंटल राइट्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल है, अपने में ही फंडामेंटल है वो। तो उन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए आर्टिकल 32 दिया गया है। आर्टिकल 32 ये कहता है कि अगर फंडामेंटल राइट्स का वॉल्यूशन हो रहा है तो व्यक्ति जो विक्टिम है, जिसके साथ बुरा हुआ है, वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, ठीक है जी। तो ये एक डिफरेंस क्रिएट करता है फंडामेंटल राइट में और नॉर्मल राइट में। नॉर्मल राइट है तो आप सबऑर्डिनेट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। फंडामेंटल राइट है तो फंडामेंटल राइट के लिए कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 32। वो सीधे आपको सुप्रीम कोर्ट तक आपको पहुंच दे रहा है कि अगर फंडामेंटल राइट्स का वॉल्यूशन होगा तो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली जा सकता है। हालांकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट्स में कहा है कि पहले आप हाई कोर्ट जाएं फिर आप सुप्रीम कोर्ट में आए, ठीक है जी। और आप यहां पे देख लीजिए कि बाबा साहब अंबेडकर ने भी कहा था कि यही मेन हार्ट एंड सोल है कॉन्स्टिट्यूशन का। अगर ये आर्टिकल ही ना हो तो मतलब कॉन्स्टिट्यूशन कुछ मतलब ही नहीं बन रहा है, ठीक है। तो आप समझ लीजिए कितना इंपॉर्टेंट है ये आर्टिकल। अब आप यहाँ पे कुछ प्रोविजंस के बारे में बात करते हैं कि इसमें लिखा क्या क्या है, क्या कहा गया है। देखिए, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में लागू हुआ। उससे पहले केवल 3 ही हाई कोर्ट्स थी जिनके पास रिट्स को इशू करने की पावर थी। वो कौन सी थी? बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता, ठीक है। इन्हीं तीनों के पास रिट्स इशू करने की पावर थी। उसके बाद 1950 में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ उसके बाद सभी हाई कोर्ट्स को ये रिट्स इशू करने की पावर दे दी गई। तो आज जितने भी भारत में हाई कोर्ट्स है सबके पास ये पावर है, ठीक है। और दूसरी बात कि ये जो आर्टिकल 32 है ये हमारी संसद को ये पावर देता है कि वो चाहे तो किसी और भी कोर्ट को ये पावर दे सकती हैं कि वो रिट्स को इशू करे। देखिए, अभी तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स हैं, इनके पास पावर है, लेकिन संसद के पास ये पावर है कि वो चाहे तो किसी और को रिट्स इशू करने की जो पावर है वो दे सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो रिट्स हैं ये है क्या। एक तरीके से आप समझ लीजिए ये ऑर्डर होते हैं माननीय कोर्ट्स के, ठीक है। ये 5 होते हैं: हबीस कॉर्पस, मैंडेमस, सोशोररी, प्रोहिबिशन एंड को वारंटो। ये 5 रिट्स हैं जिनके बारे में बात की जाती है और यही रिट्स हैं इंटायर कॉन्स्टिट्यूशन में, सॉरी। और यही वो चीजें हैं जो बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करती हैं स्टूडेंट्स के लिए, उनको समझ नहीं आता ये क्या है। तो सबसे पहले हबीस कॉर्पस। देखिए, हबीस कॉर्पस का मतलब है टू हैव द बॉडी ऑफ। मतलब अगर किसी व्यक्ति को गलत तरीके से इलीगली कस्टडी में रखा गया है, जेल में रखा गया, या किसी प्राइवेट बंदे ने, प्राइवेट आदमी ने उसे जेल में या अपने घर में बांध के रखा हुआ है, उस आदमी को छुड़वाना है, तो अगर माननीय कोर्ट, मान लीजिए हाई कोर्ट में आप गए, किसी व्यक्ति को पुलिस ने उठा के ले गई और इलीगली उसे जेल में रखा हुआ है, अब आप चाह रहे हैं कि उस हमारे फ्रेंड को, हमारे रिलेटिव को छुड़वाया जाए, आप हाई कोर्ट जाएंगे, हबीस कॉर्पस की रिट्स को इशू करने के लिए आप केस वहां पे फाइल करेंगे। और अगर हाई कोर्ट हबीस कॉर्पस की रिट इशू करती है तो अब यहां पे पुलिस क्या करेगी? उस व्यक्ति को कोर्ट के सामने पेश करेगी। इस रिट्स का मतलब ही यही है हबीस कॉर्पस का, कि माननीय कोर्ट ने हबीस कॉर्पस की रिट इशू की, इशू होते ही अब पुलिस की ड्यूटी है कि उस आदमी को सामने लेके आया जाएगा और
माननीय कोर्ट ये चेक करेगी कि जो उस व्यक्ति को मतलब कस्टडी में रखा गया है, कैद में रखा गया है, वो सही है या गलत है। अगर वो गलत है तो उससे तुरंत ही खत्म कर दिया जाएगा और उस व्यक्ति को आजाद कर दिया जाएगा। अगर सही है तो कंटिन्यू रहेगा। ठीक है जी। तो यहाँ पे एक्सेप्शन क्या हो सकता है, मान लीजिए कि प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत, पीडी के तहत उसे गिरफ्तार किया गया हो, तो वहां पे हबिस कॉर्पस नहीं लागू होगा। ठीक है जी। दूसरा है, मान लीजिए कि उसे जो कस्टडी में रखा गया है या गिरफ्तार किया गया है वो सही है, लॉ के तहत किया गया है, तब भी नहीं वो छूटेगा। ठीक है। तीसरा है कि उसने कोर्ट की अवमानना की हो, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया हो, किसी लॉ का वॉल्यूशन किया हो, तब भी वो नहीं छूटेगा। तो ऐसा नहीं है कि हबीस कॉर्पस इशू हो गया तो वो व्यक्ति अब छूट ही जाएगा। इसका मतलब ये है कि अब कोर्ट चेक करेगी कि उसे जो कैद किया गया वो सही है या नहीं। सही है तो वो कस्टडी में ही रहेगा, और अगर गलत है, गलत तरीके से उसे कैद में रखा गया है, तो उसे छोड़ दिया जाएगा। ठीक है। दूसरा है मैंडमस। मैंडमस का मतलब होता है वीक कमांड। ये इशू मेनली की जाती है एग्जीक्यूटिव के लिए। ठीक है जी। अगर मान लीजिए किसी आप गवर्नमेंट सरकारी किसी इंस्टीट्यूशन में गए और वहां पे आपको लगता है कि वहां पे काम कोई एम्प्लॉई है वो काम सही से नहीं कर रहे हैं, और इस मैटर में आप माननीय कोर्ट जाते हैं, हाई कोर्ट चलिए, सुप्रीम कोर्ट चलिए, और वहां से रिट इशू हो जाती है, तो ये रिट कहती है कि भैया वी कमांड का मतलब हम ऑर्डर दे रहे हैं कि आप काम अपना सही से कीजिए। ठीक है। और अगर नहीं करेंगे तो फिर उनपे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग ही जाएगा। इसमें एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन यहां पे है कि आप जो वी कमांड वाला है ये एग्जीक्यूटिव के लिए ही यूज कर सकते हैं, पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर के लिए नहीं कह सकते हैं। ऐसा नहीं है, अगर ये लेजिस्लेचर के लिए होता तो रोज इश्यू लोग करवाते, कहते हैं कि मोदी जी ये कानून ही नहीं बना रहे हैं। ठीक है। तो ये केवल एग्जीक्यूटिव मतलब सरकार पे ये लागू हो सकता है, सरकार के किसी अंग पे लागू हो सकता है, लेकिन जुडिशरी पे और संसद पे ये लागू नहीं होता है। तीसरा है सर्शोररी। सर्शोररी और प्रोहिबिशन दोनों लगभग सेम ही है। देखिए, मान लीजिए एक कोर्ट है, मान लीजिए कि किसी हाई कोर्ट ने कोई जजमेंट दी और आपको लग रहा है कि वो जजमेंट लागू ना, आपको चाहते हैं वो जजमेंट लागू ना हो। क्योंकि वो जजमेंट सही नहीं है। तो आप चल जाइए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने जजमेंट दी, आपका कहना है कि जो जजमेंट है ये सही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट ने देखा, केस को देखा और सर्शोररी इशू कर दिया। तो अब यहां पे क्या होगा कि अब माननीय कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट उस मैटर को अपने पास लेगी और वेरीफाई करेगी कि जो ये केस है इसमें जो सजा दी गई है या फिर जो फैसला सुनाया गया वो सही है कि नहीं है। ठीक है। और अगर सही है तो फिर सजा वही रहेगी, और अगर सजा गलत दी गई है तो वो खत्म कर दी जाएगी। ठीक है। तो सर्शोररी का मतलब ही होता है टू बी सर्टिफाइड, मतलब चेक करने दो भाई हमें। तो यहां पे चेक किया जाता है। एक्सेप्शन क्या है, मतलब कि कब ये इशू होता है, किन मैटर्स में ये इशू होता है। मान लीजिए कि उन मैटर्स पे हाई कोर्ट के पास पावर ही ना हो इशू करने की रिट, या फिर गलत फैसला आ जाए, या फिर बॉम्बे हाई कोर्ट के एरिया में कलकत्ता हाई कोर्ट अपना फैसला दे रही है। मतलब कि बॉम्बे हाई कोर्ट का तो अलग एरिया है, कलकत्ता हाई कोर्ट का अलग एरिया है, लेकिन अगर ये हाई कोर्ट इस हाई कोर्ट के मैटर पे कुछ ऐसे फैसला देती है तो वो एक्सेस ऑफ जुरिडिक्शन हो जा रहा है। मतलब आप अपने जुरिडिक्शन जो है, जिस एरिया पे माननीय कोर्ट का जुरिडिक्शन है, अगर उससे ज्यादा आप आगे आ रहे हैं तो फिर क्या होगा कि गड़बड़ हो जाएगी। तो ये एक्सेप्शंस हैं। प्रोहिबिशन तो और भी सिंपल है। प्रोहिबिशन का मतलब है कि ये यही केस है लेकिन अभी सजा दी नहीं गई है। सर्शोररी में तो सजा दी गई है, आप चाहते हैं कि वो सजा लागू ना हो। प्रोहिबिशन में क्या है, सेम है कि आपको लग रहा है कि सजा जो दी जा रही है वो गलत है, या फिर ये कोर्ट के पास पावर नहीं है इस केस को सुनने की, या ऐसा कोई मैटर है,
तो प्रोहिबिशन आता है। प्रोहिबिशन आ गया तो मतलब रोकना। ऊपर की जो हायर कोर्ट है वो ऑर्डर दे देगी, मान लीजिए हाई कोर्ट कुछ मैटर पे देख रही थी और अगर प्रोहिबिशन आपने इशू करा लिया माननीय सुप्रीम कोर्ट से, तो अब ये सजा ये जो फैसला है ये आएगा ही नहीं, फैसले पे ही रोक लग जाएगी। समझ रहे क्या डिफरेंस है? सर्श्योररी सजा दी गई और अब आप चाह रहे हैं कि उस सजा को लागू ना हो, तो आप सुप्रीम कोर्ट गए या हायर कोर्ट गए और उस कोर्ट ने अगर सर्श्योररी इशू किया तो चेक होगा, फिर सजा देखा जाएगा क्या होना है। प्रोहिबिशन में क्या होगा कि सजा वो दे ही नहीं पाएंगे, फैसले पे ही रोक लग जाएगी। ठीक है। 5वां है को वारंटो। को वारंटो का मतलब होता है बाय वर्ड अथॉरिटी। तो यहां पे देखिए क्या है कि जो इंपॉर्टेंट पब्लिक ऑफिसेस हैं, मतलब कि जो बड़े सरकारी पद हैं, अगर वहां पे किसी का अपॉइंटमेंट होता है तो यहाँ पे और आपको लग रहा है कि अपॉइंटमेंट गलत हुआ है, वो व्यक्ति उतना क्वालिफाई नहीं है, ठीक है, तो अगर को वारंटो इश्यू हो रहा है, माननीय कोर्ट कर रही है, तो वहां पे क्या होगा कि जो व्यक्ति उस पोस्ट पे है उससे पूछा जाएगा कि भैया किस बाय व्हाट अथॉरिटी आप क्यों यहां पे हैं, ठीक है, आपको किसने बैठाया, आपकी क्या क्वालिफिकेशन चेक की जाएगी। तो जो इंपॉर्टेंट सरकारी ऑफिसेस हैं वहां पे गलत लोग ना आ जाएं, ऐसे लोगों की गलत लोगों की पोस्टिंग ना हो जाए, इसके लिए ये रिट है। ठीक है जी। तो आपको अब लग रहा होगा, मुझे लगता है कि आपको अब समझ आ रहा होगा कि रिट्स क्या है। हबिस कॉर्पस कोई व्यक्ति है उसको छुड़वाना है, मैंडमस यहाँ पे कमांड करना है कि भैया आप अपना काम सही से करो, सर्श्योररी आप उस चाहते हैं कि उस जो फैसला आया है वो इंप्लीमेंट ना हो, प्रोहिबिशन फैसला देने से ही रोक लगा दिया आपने, और को वारंटो तो यहां पे पूछा जाता है भाई क्या अथॉरिटी है, कैसे तुम इस ऑफिस में बैठे हो, क्या क्वालिफिकेशन है तुम्हारी, ये चेक की जाती है। अब देखिए दोनों के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों रिट्स इश्यू कर सकती हैं, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है। सबसे पहला डिफरेंस कि सुप्रीम कोर्ट पूरे देश के लिए रिट इश्यू कर सकती है और हाई कोर्ट अपने स्टेट के लिए इश्यू कर सकती है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट जो आर्टिकल 32 के तहत इश्यू करती है रिट्स को, वो केवल फंडामेंटल राइट्स के लिए ही रिट्स को इश्यू कर सकती है, क्योंकि खुद भी आर्टिकल 32 भी एक फंडामेंटल राइट है। लेकिन जो हाई कोर्ट है वो फंडामेंटल राइट्स के लिए भी रिट्स इश्यू कर सकती है और दूसरे किसी मैटर के लिए भी कर सकती है, तो यहां पे हाई कोर्ट के पास ज्यादा स्कोप है। तीसरा कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो रिट को इश्यू करने से इनकार नहीं कर सकती, लेकिन हाई कोर्ट कर सकती है। यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट को गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है, गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स कहा गया है। तो आप ये समझ पा रहे होंगे कि ये दो डिफरेंसेस है, तीन डिफरेंसेस हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की पावर में। हालांकि पावर है तो यहाँ पे माननीय अगर संसद चाहती है तो इस पावर को जो सुप्रीम कोर्ट की पावर है उसको बढ़ा भी सकती है, जैसा हमने स्टार्टिंग में बात किया। तो आपको ये जो वीडियो है आर्टिकल 32 पे ये कैसा लगा आप मुझे जरूर बताइएगा। नया कोई टॉपिक है जिसपे आप एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो कमेंट में जरूर लिखें, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द उस पर वीडियो बना के अपलोड कर दूं। और अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं, समझ आ रही हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि फ्यूचर में हम ऐसी वीडियोस लाते रहेंगे और आपको आपकी इंफॉर्मेशन में इजाफा करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।